हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसमें टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स यानी कि नेफ्रॉन जो कि किडनी की कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होती है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ जो हमारा पार्ट है इसमें जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है इफरेंट आर्टियोल के पास में पाई जाती है। ये मेडुला डेंसा है और एफरेंट आर्टियोल दिखाई दे रही है। इसमें हमको वाटर और Na+ का अवशोषण होते हुए दिखाई दे रहा है। मेडुला सेल जो होती है वो DCT, मेडुला सेल ऑफ DCT जो होती है वो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से की पार्ट है। ये सेल अभिवाही धमनिका की रूपांतरित मॉडिफाइड संरचना है। यानी कि ये कोशिका कैसे बनी है, तो जो आपकी अभिवाही धमनिका है, अभिवाही यानी कि जो आने वाली धमनी इफरेंट आर्टियोल जो है उसका रूपांतरित रूप है ना। और जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर है ये एपरेटस बनता है। अब जो आपकी जेजी सेल है, यानी जेजी सेल कौन सी है, जुक्स्टा मेडुलरी या जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। इनके क्या क्या पार्ट होते हैं, कार्य होते हैं। तो रीनन हार्मोन आपात स्थिति में ग्लोमेरुलर फिल्टरेटर रेट तथा बीपी नियंत्रित करती है। ठीक है। दूसरा है एरेथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये एरेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का रिलीज कराती है जिससे आरबीसी का निर्माण होता है। फिर है कैल्सीट्रायोल हार्मोन, ये विटामिन D3 का प्रकार है जो आहार नाल में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है जिससे ब्लड में कैल्शियम का अवशोषण हो पाता है। तो जेजी सेल हम जुक्स्टा मेडुलरी सेल्स को ही शॉर्ट में कह देते हैं। तो रेनिन हार्मोन का स्राव कराना जिससे कि बीपी नियंत्रित हो सके, एथ्रोपोइटिन हार्मोन का स्राव कराना जिससे आरबीसी नियमित हो सके या बन सके, कैल्सीट्रायोल हार्मोन बनाना जिससे विटामिन D3 के द्वारा कैल्शियम का अवशोषण बढ़ सके। अब आते हैं महत्वपूर्ण चक्र एवं प्रक्रिया, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया बनाई जाती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इसको क्रेब्स एंड हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये हेपेटोसाइट है। हेपेट जानते हैं, जो लिवर है उसका लैटिन नेम हेपेट है, तो हेपेटोसाइट में होता है। इसमें क्या होता है, अमोनिया के दो अणु मिला दिए जाते हैं CONH2 के रूप में, उसको बदल के उसे यूरिया का एक अणु बना दिया जाता है। दो अणु किसके लिए हमने, अमोनिया के, एक अणु किसका लिया, CO2 का। अब भाई जब हमने ये क्रिया की होगी तो इसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी, तो 3 ATP यूज़ हो गई। हेपेटोसाइट में क्या क्या हुआ, हेपेटोसाइट यानी लिवर की कोशिकाओं में जो हमारा 2 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिले जिसमें ADP किस में 2 ATP किस में खर्च हुई, ADP में। अभी 2 ही खर्च हुई हैं, एक आगे खर्च चुकी है ना, 3 ATP टोटल खर्च होती हैं। तो एक तो जो है हमारा 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को मिला करके सबसे पहले क्या बनाया गया, कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, क्या बनाया गया, कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट में हमने क्या मिलाया, ऑर्निथिन मिलाया। तो जब हमने कार्बामाइल फॉस्फेट में हमने ऑर्निथिन मिलाया तो ये क्या बन गया, ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफेरेट। अच्छा सॉरी, ये बना नहीं है, ये एंजाइम हमने यूज़ किया ऑर्निथिन का उपयोग करके, बनेगा तो सिट्रुलिन है ना। तो कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन की जब क्रिया हुई तो बना सिट्रुलिन। सिट्रुलिन बनाने के पीछे हमें एक एंजाइम देना पड़ेगा जिसका नाम होगा ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। सिट्रुलिन आगे रिएक्शन करेगा एस्पार्टिक एसिड से। ठीक है, सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड से रिएक्शन करेगा, एंजाइम यहाँ पर काम करेगा ट्रांसमाइनेज एंजाइम, और एस्पार्टिक एसिड बनाएगा अर्जिनोसक्सेनिक एसिड। अर्जिनोसक्सेनिक एसिड बनने से पहले हमें एक एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम। अर्जिनोसक्सिन एसिड आगे जाके आर्जिनिन का निर्माण करेगा। अब जब एस्पार्टिक एसिड से आर्जिनोसक्सिन बन रहा था तभी एक ATP फिर से यूज हो गई, यानी कि टोटल 3 ATP का यूज हो चुका है। अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से बना है आर्जिनिन, तो इस दौरान फ्यूमरिक एसिड सह उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। आर्जिनिन पुनः ऑर्निथिन में बदल जाएगा और ऑर्निथिन आगे जा करके किस में मिल जाएगा, यही ऑर्निथिन आगे जा करके दोबारा इस प्रक्रिया में भाग लेगा, या इस तरीके से ऑर्निथिन की बार बार उपयोग होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्जिनिन ऑर्निथिन में बदल गया और लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था, ऑर्निथिन बना था जिसे पुनः अमोनिया के द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है जहाँ पर
जो हमारे किडनी थी, किडनी ने यूरिया का किडनी ने सिर्फ छाना है किसको, ब्लड को, और लिवर जो है उसने यूरिया का निर्माण किया है। अब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले जो हमारा अभिवाही धमनी है वो रक्त को लेकर के ग्लोमेरुलस में प्रवेश कर गई। ग्लोमेरुलस यानी वुमेन संपुट के भाग में प्रवेश कर गई, जहाँ पर Na और Cl का अवशोषण हो गया, क्योंकि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसे हमारे शरीर ने अवशोषित कर लिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एरो लगने के दौरान आपको नीचे कुछ जिगजैग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ATP खर्च हुई हैं। तो NaCl को अवशोषण किया गया है। उसके बाद सिक्रीशन किया गया है, किसका सिक्रीशन, मतलब उसके अंदर भेजा गया है किसको, H+ आयन और K+ आयन को। ठीक है, H2O भी अवशोषित कर लिया गया। अब पुनः जो है ये आपका हेनले लूप है, इससे होते हुए Na को बाहर किया गया, Cl को बाहर किया गया। ठीक है, यहाँ पर स्वतः हो गई ये, लेकिन अगली बार Na और Cl जो ये थिक वाले पार्ट में जाते हुए ऊपर, इनको फिर से ATP देनी पड़ी, Cl को बाहर निकालते हुए ATP देनी पड़ी। पुनः H+ और K+ का अवशोषण हुआ, H2O बाहर निकल गया। इस तरीके से क्रिया चलती रही। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन का हुआ है ग्लोमेरुलस भाग पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनरावशोषण, और तीसरा होता है सिक्रीशन यानी स्रावण। तो GHP +55, BCOP -30 और CHP -15, इस तरीके से ये चलते। CHP 15 है, BCOP 30 है, तो नेट जो होगा वो कितना बनेगा, 55 बनेगा। 55 में से हम -30 + 15 कर रहे हैं, तो इस तरीके से 10 mm ये निकल के आए हैं। एक दिन में 180 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अब हम जो हमने ऊपर अभी समझा था ना शॉर्ट में, उसको हम डिटेल में समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्तेंदन भी कहते हैं। इसमें ग्लोमेरुलस में एक दाब के कारण फिल्टर होता है, जैसे GHP कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन कराने के लिए दाब लगाना पड़ेगा ना हमें। ग्लोमेरुलर में एक दाब के कारण फिल्टर होता है, जैसे GHP ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। इसके विरोध में कुछ अन्य दाब भी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पर लगते हैं, जैसे BCOP और CHP। इसी की वजह से हमको ये नेट निकालने में आसानी हुई थी, है ना। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऊपर का भाग जो है एपिथेलियम है, बीच का भाग बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे पोडोसाइट स्थित है। 0.5 म्यू माइक्रोन की ये स्लिट या पोर होते हैं। ग्लोमेरुलर पर 3 प्रकार के दाब लगते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, इसमें अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, यानी जो ब्लड लेकर के आ रही है उसका व्यास ज़्यादा है, और जो धमनिका ब्लड लेकर के जा रही है उसका व्यास कैसा है, वो ज़्यादा है। अपवाही धमनिका से अपवाही धमनिका का छोटा है, यानी कि इफ्रेंट का छोटा है और एफ्रेंट का बड़ा है। जिससे ब्लड अंदर जाता है उससे कम निकलता है। अब अगर आप कहीं पे भेज ज़्यादा रहे हो, निकल कम रहे, तो अंदर की तरफ भीड़ या प्रेशर इकट्ठा होगा, नहीं होगा, जिससे ग्लोमेरुलस पर दाब लगता है। तो ह्यूमन में कितना होता है, 55 mm ऑफ Hg, यानी कि पारे के दाब की 55 मिलीग्राम mg के अकॉर्डिंग। तो अब रैबिट में कितना होता है, 70 से 75 होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा दूसरा है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ क्या हुआ है, रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन के कारण उपस्थित दाब BCOP लगता है। अर्थात इसमें क्या हुआ है कि जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी वजह से प्रेशर लगा है, इसे BCOP कहते हैं। ह्यूमन में 30 mm ऑफ Hg होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, ये GHP के अपोजिट लगता है, ये नेगेटिव में है। और जो आपका CHSP है, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वोमेन कैप्सूल की फिल्ट्रेशन झिल्ली के द्वारा GHP के विरोध में लगाया जाता है। अरे जब ब्लड की वजह से, ब्लड की अधिकता होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस है उस पर दाब लगा था, तो उसकी जो झिल्ली होगी वो विरोध में दाब लगाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये 15 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है,
अब देखो आप लोग इससे यहाँ से समझो, अब जो अभिवाही धमनियाँ हैं उसका व्यास कैसे ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा ब्लड को अंदर भेज सकती है, जबकि इफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसका व्यास जो है वो कम है। अब इस वजह से क्या होगा कि अंदर ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड की मात्रा बढ़ेगी तो वो प्रेशर लगाएगी, जिससे जीएचपी उत्पन्न होगा। अब जब जीएचपी प्रेशर लगाएगी तो अपोजिट साइड में भी प्रेशर लगने की शुरुआत होगी, जिससे क्या होगा, तो बी जो सीएचपी है वो लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो है ब्लड की प्रोटीन, ब्लड भी तो क्योंकि अंदर इकट्ठा हुआ तो ब्लड की प्रोटीन की वजह से भी उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर फिर से मतलब 3 प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाएगा। तो जीएचपी हो गया 15 mm ऑफ एचजी, बीसीओपी हो गया 30 mm ऑफ एचजी, सीएचपी हो गया 15 mm ऑफ एचजी। टोटल करेंगे तो 10 mm ऑफ एचजी ये निकल के आ जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम शॉर्ट में जीएफआर भी कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जिससे 1/5 भाग 1100 से 1200 प्रति मिनट क्षमता, यानी हमारे शरीर में 1 मिनट में 1100 से 1200 ml भाग जो है वो 1/5 भाग जो है वो 1 मिनट में छाना जाता है। देखिए ये क्या लिखा है, फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनी, अभिवाही धमनिका से ब्लड आया, एक बार में 650 ml अंदर रुका और अपवाही धमनिका से बाहर निकल गया, ठीक है। 1100 से 1200 ml प्रति मिनट। फ्लो ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, 650 ml प्रति मिनट होता है। प्लाज्मा की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, टोटल ब्लड कितना आया था 1100 से 1200, तो हमने 650 कैसे निकाल लिया, केवल क्योंकि हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 45% भाग है, तो हमने केवल 55% भाग निकाला है, इसलिए 650 ml हमने काउंट किया है, ठीक है। क्योंकि जो ब्लड छनेगा ना वो यूरिया के लिए ही तो छनेगा, और यूरिया कहाँ उपस्थित होगी, सेल्स में तो होगी नहीं, वो तो प्लाज्मा में होगी, है ना। तो 125 ml प्रति मिनट की रफ्तार से हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं, तो ये फिल्टर होकर के बाहर आता है। गया कितना है 650 ml, बाहर निकलेगा तो कितना है 125 ml है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा छना हुआ ब्लड है उसका 1% मूत्र निर्माण होता है, यानी कि यदि ये 650 ml ब्लड या 1100 ml ब्लड को छाना है, 650 ml तो केवल प्लाज्मा है, 1100-1200 ml को छाना गया है, तो उसमें से हम देख पाते हैं कि केवल 180 लीटर प्रतिदिन में फिल्ट्रेट यदि बना है तो केवल उसका 1% मूत्र निर्माण होता है, ठीक है। तो या हम समझते हैं कि जीएफआर जो है ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फ्लो जो है वो कितना होता है, वो एक, अच्छा ये तो हमने समझ ही लिया था कि जो हमारा 1100 से 1200 ml का ब्लड है उसका 55% 650 है और 1/5 भाग ही है, तो ये इसे हम ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्रैक्शन कहते हैं, जीएफएफ ग्लोमेरुलस फिल्टर फ्रैक्शन, जिसमें हमने ग्लोमेरुलस जीएफआर बटे जीएफएफ रखा है, ग्लोमेरुलस प्लाज्मा फ्लो है ये, ठीक है। ऊपर वाले की वैल्यू 125 है और नीचे वाले की 650 है। अब ये तो हमने फिल्ट्रेशन की कहानी समझी। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, नली के पुनरावशोषण। तो पीसीटी के द्वारा अवशोषित ट्यूब्यूल जो है हमारी नलिका जो है उस पर समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका, है ना। तो पीसीटी में सर्वाधिक पुनरावशोषण होता है। पुनरावशोषण यानी जो ठीक ठाक चीज़ें हैं जिनको हमें बॉडी से बाहर नहीं निकालना उसको दोबारा से अवशोषित कर लेना पुनरावशोषण है। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, यानी ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं जो अवशोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें माइक्रोविलाई पाई जाती हैं जो अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, है ना। 70 से 80% पानी का जो अवशोषण है वो पीसीटी द्वारा कर लिया जाता है। पीसीटी ग्लूकोज का भी अवशोषण कर लेती है, 100% जो ग्लूकोज होता है जो हमने छानने के दौरान बाहर निकाल देता है उसको दोबारा से ग्रहण कर लेती है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको भी ग्रहण कर लेती है। विटामिन सी जो होता है उसका 100% नहीं हो पाता है क्योंकि विटामिन सी इज़ वाटर सॉल्युबल विटामिन। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं Na+, K+, ETC इनका भी करना चाहती है पुनरावशोषण, लेकिन इनके पुनरावशोषण के दौरान उसे एटीपी खर्च करनी पड़ती है। किसके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी और पॉजिटिव आयन के पुनरावशोषण के दौरान। लेकिन जो नेगेटिव आयन है ये निष्क्रिय रूप से ही पुनरावशोषित हो जाते हैं, यानी एटीपी खर्च नहीं होती।
जैसे कार्बोनेट जो है आपका आयन है, क्लोरीन आयन है, ये सब नेगेटिव आयन है। नेक्स्ट है वाटर भी निष्क्रिय रूप से पुनरावशोषित हो जाता है, 70 से 80% इसका अवशोषण हो जाएगा। तो पीसीटी द्वारा हुआ अवशोषण था। अब हम देखते हैं डीसीटी के द्वारा, डीसीटी से पहले हेनले लूप को देख लेते हैं। तो हेनले लूप के द्वारा हुआ पुनरावशोषण कितना है, 5% मिनिमम सबसे कम पुनरावशोषण होता है, यानी हेनले लूप सबसे कम पुनरावशोषण कर पाता है। शेप इसकी हेयरपिन जैसी होती है, जूड़े पिन की तरह इसकी आकृति होती है। आंतरिक सतह पर इसके भी एपिथेलियम टिश्यू का अस्तर पाया जाता है। थिक पार्ट देखिए, इसके दो पार्ट है, एक होती है इसका पतला वाला भाग, एक होता है मोटा वाला भाग। तो जो थिक भाग है वो ऊपर की तरफ है, निचला जो भाग है वो पतला भाग है। अब इसमें क्या होता है ना, एक भुजा को हम आरोही, एक भुजा को अवरोही कहते हैं। तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है वो अवरोही भुजा है, जो छोटी भी है आकार में, और जो राइट हैंड साइड में दिख रही है वो आरोही भुजा है। ठीक है, क्योंकि जल जो है पहले नीचे गिरता है फिर ऊपर आता है, या रक्त जो है वो पहले नीचे से ऊपर आता है। तो पहले अवरोही, नीचे गिरना, फिर ऊपर चढ़ना, आरोही। जो थिक पार्ट होता है, इसका मोटा पार्ट है, वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होता है, यानी सरल घनाकार ऊतक का। लेकिन जो थिन पार्ट है, यानी जो निचला भाग है, वो किसका बना हुआ होता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, यानी सरल सल की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। पतले भाग में हमेशा निष्क्रिय अवशोषण होता है ना। तो एक बार देख लेते हैं किस किस चीज़ का पुनरावशोषण हो रहा है। तो NaCl का पुनरावशोषण हो रहा है, जल का पुनरावशोषण हो रहा है, और ये दोनों ही अवशोषण क्योंकि नीचे वाले भाग में हो रहे हैं इसलिए निष्क्रिय अवशोषण के अंतर्गत रखे गए हैं। जबकि NaCl का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, यानी ATP खर्च होगी। DCT पर जब रीअब्जॉर्प्शन होता है तो 15% पुनरावशोषण हो जाता है। यहाँ पर सबसे कम काम होता है हेनले लूप में। DCT यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका पर विकल्पी पुनरावशोषण की भी होता है, जिसमें Na+ एक्टिव रूप से यानी ATP खर्च करके, और वाटर पैसिव रूप से यानी कि निष्क्रिय रूप से अवशोषित होता है। Na+ जो है उसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण और ADH के प्रभाव के कारण जो वाटर है उसका अवशोषण होता है। DCT में बाइकार्बोनेट आयन जो है SCO3- आयन जो है उनका पुनरावशोषण हो जाता है। यहाँ पीयूष और ADH हार्मोन तथा एड्रेनल कॉर्टेक्स के मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन के कारण विकल्पी पुनरावशोषण होता है, क्योंकि ये पुनरावशोषण के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आता है रीअब्जॉर्प्शन बाय कलेक्टिंग डक्ट। तो जो लास्ट का भाग है वहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा अवशोषण की प्रक्रिया होती है। इस पर ADH हार्मोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिससे ADH के कारण, यानी जो आपका ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वहाँ पर जल का निष्क्रिय पुनरावशोषण होता है। डायूरेशन का मतलब क्या होता है, जो ऐसी वस्तुएं जो यूरिन के लिए प्रेरित करती हैं वो डायूरेटिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी है, यूरिन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एंटी डायूरेटिक क्या, जो यूरिन मतलब जो यूरिन को रोकता है, बनने से रोकता है, अगेंस्ट में काम करता है। तो एंटी डायूरेटिक अब क्या है, जैसे पानी है, तो पानी तो हमारे लिए शरीर के लिए आवश्यक है, तो हमारा शरीर इसको रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किडनी मैट्रिक्स की परासरणता को नियमित करने के लिए यूरिया का अवशोषण, यूरिया जो है वो शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। कुछ मात्रा में इसको अवशोषित भी कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रीशन या स्रावण। क्योंकि यहाँ पर पुनरावशोषण, सिक्रीशन, दो प्रकार के काम चल रहे थे, तो अब हम सिक्रीशन की बात करते हैं। तो PCT में सिक्रीशन किस किस का सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन का मतलब होता है पुनः भेज देना, अंदर डाल देना, तो वो स्रावण है। तो एक पोटेशियम आयन और एक H+ आयन। तो अमोनिया जो है आपकी, ये अमोनिया भी इसके अंतर्गत आएगी। इसमें सिक्रीशन जब हम देखेंगे तो हाइफ्यूरिक एसिड और ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, ये सब एक हम लोगों ने उसके अंतर्गत रखे हैं, जो विषाक्त पदार्थ है ना। अमोनिया है, हाइफ्यूरिक एसिड है, ड्रग्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये सब है। अब यहाँ पर नेफ्रॉन भी है लगी हुई पास में। तो नेफ्रॉन क्या करती है, सिक्रीशन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है। हेनले लूप में अवरोही जो नलिका होती है वहाँ पर नहीं पाई जाती, जबकि आरोही में यूरिया का सिक्रीशन होता है। DCT में सिक्रीशन H+ का होगा, K+ का होगा, अमोनिया का होगा। कलेक्टिंग डक्ट में H+ का और K+ यानी पोटेशियम आयन का होगा। फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, विभिन्न प्रकार की जो ट्यूब्यूल्स हैं क्या काम करते हैं। PCT का कार्य DCT के कार्य जैसे ही होते हैं।
जैसे शारीरिक द्रव्य में पीएच व आयनिक साम्य को बनाना। आयनिक साम्य कैसे बनाएंगे? जो हमारे आयन्स हैं उनको या तो हम अगर शरीर में ज़्यादा है तो बाहर निकालेंगे और कम है तो उनको रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। पीएच कैसे बैलेंस रहेगा? जो एसिडिक है उनको बाहर निकाल के न्यूट्रल पीएच बैलेंस करके, है ना, या फिर थोड़ा सा क्षारीय पीएच बैलेंस करके संतुलित करने के लिए इनका महत्वपूर्ण रोल होता है आयंस को, है ना। इसके लिए हम H+ K+ NH3 का स्राव करते हैं, जबकि HCO3 का पुनरावशोषण कर देते हैं। फिर आ जाता है हेनले लूप के कार्य या लूप ऑफ हेनले के कार्य। तो ये किडनी के मेडुला के अंतराली द्रव्य में उच्च परासरणता को मेंटेन करते हैं, है ना। तो उच्च परासरणता क्या है कि जो हमारा वास्तविक भाग है जिससे उसको निकलना ही है, ऐसे परासरण दाब को हम मेंटेन करके रखते हैं, जिससे आसानी से अवशोषण की प्रक्रिया है तो वो हो जाए और अगर सिक्रीशन की प्रक्रिया है तो वो हो जाए। तो कुल मिला के किडनी के मेड्यूला के अंतराली द्रव्य में उच्च परासरणता को मेंटेन करने का कार्य होता है। कलेक्टिंग डक्ट का क्या कार्य होता है, या ये जो है आपके पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या क्या होता है? तो यहाँ H2O का अत्यधिक अवशोषण होता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तब मूत्र को सांद्रित किया जाता है। किडनी के मेडुला के ऑस्मोलैरिटी का नियमन भी यहाँ पर ही किया जाता है। यूरिया को अल्प मात्रा में पुनरावशोषित किया जाता है। तो जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना कि किडनी मैट्रिक्स परासरणता को नियमित करने के लिए कुछ मात्रा में यूरिया का अवशोषण भी कर लेती है। नेक्स्ट है कि H+ और K+ आयन का स्राव करती है, जिससे पीएच आयनिक संतुलन बना रहता है ना, पीएच का और आयन का संतुलन बना रहता है। तो ये इस तरीके का है। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मानक जो हैं वो दिखाए गए हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम काउंटर करेक्ट मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें H2O को पुनरावशोषित करना, फिर से उसको सिक्रीट करना, वासा रेक्टा का प्रयोग करके NaCl को बाहर निकालना, NaCl को हेनले लूप की सहायता से पुनः अंदर अवशोषित कर लेना, ये सब प्रक्रियाएं जो हैं काउंटर करेक्ट मैकेनिज्म कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि स्तनधारी सांद्रित मूत्र बनाने में सक्षम होते हैं, जिससे वासा रेक्टा तथा लूप ऑफ हेनले का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। काउंटर करेक्ट मैकेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार है, ताकि जो सांद्रित मूत्र है उसको ही बाहर निकाला जाए। ये नहीं कि बार बार हम बॉडी से वाटर या अन्य आयंस विटामिन्स को लूज किए दे रहे हैं। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए, यानी परासरण नियमनता को मेंटेन करने के लिए NaCl और यूरिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए थोड़ा सा यूरिया का भी हम पुनरावशोषण करते हैं, क्योंकि वही जो है वो परासरण के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना, तो इसलिए हम उसको रोक लेते हैं। किडनी के द्वारा इनिशियल फिल्ट्रेशन की तुलना में लगभग 4 गुना सांद्रित मूत्र बनता है। यूरिन जो होता है वो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, जो कि लाइट येलो कलर का क्यों होता है? इसका रीज़न है यूरोक्रोम वर्णक। इसकी pH 6.0 यानी कि थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया मूत्र के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। मूत्र कितना उत्सर्जित करते हैं? 1 से 1.5 लीटर। यूरिया कितनी बाहर निकलती है? 25 से 30 ग्राम, ठीक है। संगठन इसमें कितना होता है? पानी में 95%। मूत्र में क्या क्या चीज़ें होती है? 95% वाटर है। 2.3 से 9.8 ग्राम, यानी लगभग आप ऐसे समझिए 2 से 10 ग्राम के प्रति लीटर के आसपास यूरिया है। 0.7 ग्राम प्रति लीटर यूरिक एसिड है। 9 ग्राम के अप्रॉक्स NaCl है। 2.5 के अप्रॉक्स KCl है और 0.6 के अप्रॉक्स अमोनिया और क्रिएटिन वगैरह जो होते हैं। क्रिएटिन एक प्रकार के केमिकल होते हैं जो यूरिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरीके से शेष 5% भाग जाता है। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रक्त के कार्यों का नियमन। हाइपोथैलेमस के द्वारा नियमन इसका किया जाता है। बॉडी फ्लूइड या GFR में ब्लड वॉल्यूम या BP में कमी आती है और रक्त की परासरणता में वृद्धि होती है। तो ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन भी करता है ब्लड के अंदर। लास्ट है कि जो हमारा हार्मोन है ADH या वैसोप्रेसिन, उसको भी देखते हैं। तो नेफ्रॉन के DCT व CD पर प्रभाव इसका हम स्पष्ट देख सकते हैं। H2O यानी पानी का पुनरावशोषण करा देता है। ADH का जो स्राव होता है वो पॉलीयूरिया के प्रति होता है, जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसे उदक में कहते हैं, इसमें बार बार टॉयलेट आती है। तो ये कब होगा पॉलीयूरिया का केस? जब किसी व्यक्ति का ADH बनना कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का पुनरावशोषण नहीं होगा तो अधिक से अधिक मूत्र बनेगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसको हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। थैंक यू एवरीवन।